हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। मैं अतुल सर, आप सभी का मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेंटर एंड फाउंडर ऑफ लर्न ऑन, आप सभी का इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड या जेई और नीट के फिजिक्स के लिए एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप सभी को पता है कि अब आपकी बोर्ड एग्जाम जो अभी 2025 के एस्पायरेंट्स है उनकी बोर्ड की एग्जाम आने वाली है। और बोर्ड के एग्जाम के लिए 12th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स है उसका ये सबसे फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आज के इस टॉपिक में हम कुछ लेक्चर्स करेंगे। इस वीडियो सीरीज में आपको ये सीरीज लर्न ऑन के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे और यूट्यूब चैनल दोनों पे मिल जाएगी। उसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में। हमारी मोबाइल ऐप की लिंक भी मिलेगी जिसमें आपको आपके हिसाब से कुछ बढ़िया कोर्सेस हमने डिजाइन करके दिए हैं, वो कोर्सेस भी आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और फिजिक्स मैथमेटिक्स के बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, साथ में केमिस्ट्री के लिए भी हमारे चैनल को आप फॉलो करना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। ओके, इसके बारे में हमने बचपन में कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब हम डिटेलिंग में जेई नीट या 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के लिए जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो इस चैप्टर में कवर करेंगे। हम कुछ पार्ट करेंगे, 4-5 पार्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आज हम प्रॉपरली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इस सीरीज में बात करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस है। हम कोशिश करेंगे अगले 2-3 महीने में हम ये पूरा सिलेबस कवर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। अब देखिए, चार्ज की जो डेफिनेशन है वो मैथमेटिक्स में जैसे हम पॉइंट या लाइन की या प्लेन की डेफिनेशन नहीं कर सकते, उसी तरह हम चार्ज की भी डेफिनेशन नहीं कर सकते हैं। चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा इसका क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। आपका समय बचे इसलिए मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं, ये आपको आपके नोट्स में लेने हैं। और हाथ से लो नोट्स लिखिए, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है। ये चैप्टर जो है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप सबको पता है कि ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। जैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक। ओके, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, या हम कहेंगे नो मोशन। अगर चार्जेस कोई मोशन नहीं कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रो का मतलब कौन है, इसमें हम चार्जेस के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है, जब चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे, मतलब उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा या कोई किसी टाइप का मोशन नहीं होगा, तब हम इस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो ये पूरे थ्रू आउट चैप्टर में हम चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे तब क्या क्या हो सकता है, कौन से फिनोमिनाज होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। देखिए, चार्ज जो होता है ये किसी भी मटेरियल बॉडी या पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो हमें गॉड गिफ्टेड है। जैसे हम, हमारा जैसे हमारा जन्म हुआ, हमें कुछ प्रॉपर्टीज हमारे बॉडी में ऑलरेडी इस नेचर से मिली थी। उसी तरह से किसी भी पार्टिकल में, किसी भी बॉडी में क्या होता है, चार्ज एक उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। उसका एक्वायर्ड होता है या उसने खुद लिया है आयंस के फॉर्म में, या नेचुरली उसे जो प्रॉपर्टी मिली है उसे हम कहते हैं चार्ज। अब चार्ज क्या कहता है, चार्ज प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब चार्जेस, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड ही क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन चार्जेस जब मोशन में आएंगे, मतलब चार्जेस जब फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ
मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो चार्जेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, जब वो रेस्ट पे हो या जब वो मोशन पे हो। अब कुछ नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो नेचर में ऑलरेडी पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, या ये अल्फा है, अल्फा पार्टिकल्स है। इनके बारे में आपने केमिस्ट्री में भी अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी बॉम्बर्डिंग से हमने ये भी पढ़ा है, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो अल्फा पार्टिकल्स के बॉम्बर्डिंग से ही उन्होंने डेवलप किया था। तो चार्जेस किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, और वो इंपॉर्टेंट ऐसे जो चार्जेस है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। भला न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल्स, ये सब जो है, ये सब नेचुरली अकर्ड या नेचुरली प्रेजेंट चार्जेस होते हैं। अब चार्जेस का बेसिकली हम दो टाइप देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स। हमें पता है प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मीनिंग क्या है? किसी भी समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली से समझना सीखिए। डेफिशिएंसी मीन्स कम होना। जब किसी एटम में, जो न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, वो नेचुरली फाउंड है, उस पर कोई आयन नहीं है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होता है वो इक्वल होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। लेकिन जब कोई कैटायन फॉर्म होता है, कैटायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है किसी एटम से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि अब उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए ऐसे पार्टिकल को हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं। ओके, अब उसी का जो रिवर्स सेंस है, निगेटिव चार्जेस, अब देखिए इसमें होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम इसमें ऊपर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स नहीं कहते हैं। तो जो भी हम कंपैरिजन करते हैं पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज जो होता है, चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए हम डेफिशिएंसी और एक्सेस अमाउंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का दिखते हैं, प्रोटॉन्स का नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए, अब ये कब होता है? जब कोई एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, किसी ने डोनेट किया और उसने उसके पास से एक्सेप्ट कर लिया, तब हम क्या कहते हैं कि उसके पास अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और उस समय उस एटम पे जो चार्ज डेवलप होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब चार्ज का यूनिट क्या है? अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये और दूसरे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके हेल्प से हमने इसे बनाया है, इसलिए हम इसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जो चार्ज होता है वो हम जिस एसआई यूनिट में मेजर करते हैं उसका नाम है कूलम। ओके, इन प्रैक्टिस हम माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, या सॉरी ये मिली कूलम है, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम हम आगे देखेंगे, इसमें देखते हैं। तो इसमें जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, जो हम कैपिटल सी लेटर से डिनोट करते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो पूरे चार्जेस होते हैं ये कौन कौन से पार्ट में होते हैं, तब मैंने आपको अभी कहा था कि ये मिली कूलम होता है, या ये माइक्रो कूलम होता है, ये नैनो कूलम भी होता है। हम सबको पता है मिली कूलम मतलब 10⁻³ एक छोटा चार्ज है मिली कूलम। जब भी हम किसी कूलम को आ, क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मिली कूलम है। माइक्रो कूलम का मतलब है 10⁻⁻⁶, और नैनो, नैनो मतलब 9, बहुत छोटा नंबर है, तो ये 10⁻⁹। ये जो तीन नंबर है आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने, और भी यूनिट्स आपको आगे मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि 10⁻³ मिली कुलम हम जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। माइक्रो कुलम को कुलम में ले जाना है तो हम इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली कुलम को। माइक्रो कुलम के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में ईएसयू भी कहते हैं। अब एक कुलम होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज। किसी एक चार्ज का
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम बनाएंगे। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसकी हेल्प से हम किसी को मेजर करते हैं। तो 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 l0 t1 i1। ठीक है, अब ये तो हम फॉर्मूला से बनाते हैं। चार्ज का डेफिनेशन क्या है? हमें पता है चार्ज तो स्टैटिक है। तो चार्ज में कौन कौन सी बातें आती है? तो हमने एक देखा था कि जो करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये तो हमने करंट के फॉर्मूले में देखा था कि जो I होता है वो Q/T होता है। अब इससे आप देख सकते हो कि Q की वैल्यू क्या बनेगी? I इंटू टाइम। अब देखिए I क्या है? करंट है। और ये जो टाइम है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें दो ही फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल। कौन सी? करंट और टाइम। अब करंट के लिए हम क्या कहते हैं? हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है, जब हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। अब करंट के लिए इसमें करंट है इसलिए I का पावर 1, मतलब 1 डायमेंशन इन करंट। टी है, टाइम का भी एक डायमेंशन इसमें है, लेकिन इसमें मास का डायमेंशन नहीं है तो m0। लेंथ का भी डायमेंशन नहीं है इसलिए l0। तो इस तरह से Q इज इक्वल टू आई टी, ये जो हमने 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था, ये चार्ज का फॉर्मूला है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है स्पेसिफिक चार्ज। हम कोई भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्पेसिफिक चार्ज डिफाइन करते हैं, इट्स अ रेशियो ऑफ चार्ज एंड इट्स मास। हम कोई भी चार्ज लेते हैं, आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। तो आपको देखना है जब भी कोई चार्ज होता है, अब हर चार्ज जो है उसका खुद का एक मास तो होगा। विदाउट मास तो कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो चार्ज को जब हम मास के साथ रेशो में लेंगे तब उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इन शॉर्ट हम लिखते हैं Q/M। ये तो रेशो है ना, तो इसलिए इसका कोई दूसरा क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि इट्स अ रेशो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज अब आपको अच्छी तरह से समझनी है क्योंकि इसके हेल्प से ही हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। अब मान ले इसका मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। मान ले कोई चार्ज है Q1 और वो है मान ले 2 माइक्रोकूलम। ध्यान में रखना है आपको। और दूसरा कोई चार्ज है Q2, वो है 3 माइक्रोकूलम। ओके, अगर हम इन दोनों चार्जेस को ऐड करें तो इनका जो सम मिलेगा वो वेक्टर सम नहीं होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। मतलब ये 2 और 3 हम जब ऐड करते हैं तो हमें पता है सीधी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 5। और जब हम इसे वेक्टर में करेंगे तो हम इसे क्या करते हैं? √a² + b² + 2ab cos थीटा, इस तरह से करते हैं। लेकिन ये एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं इसलिए ये बनेगा 5 माइक्रोकूलम। जब भी हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, ठीक है, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तब हम कहते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। हम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से एक चार्ज हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं। अभी हमने देखा था कि किसी जब कोई एटम क्या करता है, कोई एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अगर कोई एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी से इलेक्ट्रॉन वो लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो उस पे निगेटिव चार्ज बनेगा। मतलब किसी ने चार्ज ट्रांसफर किया होगा तभी तो दूसरे को मिला होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। ये आप पढ़ लेना। अब एक देख सकते हो आपकी जो मास ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी। ये सिर्फ आप पढ़ लेना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब क्या होता है कि कभी चार्जेस कहीं से कम होंगे, कहीं पे ऐड होंगे। अब देखिए, मान ली यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा कोई सब्सटेंस है, इससे चार्जेस, इस पे मान ले x चार्जेस है, तो और इसमें मान ले कोई y चार्जेस है, तो क्या होगा? इसमें से कुछ चार्जेस अगर q चार्ज अगर y पे ट्रांसफर हो जाए इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हो कि x में कुछ चार्ज सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, तो
अब इतना चार्ज यहाँ पे आके ऐड हो गया। अगर आप टोटल चार्ज देखोगे तो इसका कम हुआ चार्ज और इसमें ऐड हुआ चार्ज, ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये दोनों कैंसल होते हुए x प्लस वाई मिलेगा। इसका मतलब इसमें जो पहले चार्जेस थे, टोटल चार्ज कितना था पहले, जब चार्जेस का ट्रांसफर नहीं हुआ था तब इसमें टोटल कितना चार्ज था, तब इसमें टोटल x प्लस वाई चार्ज था। लेकिन एज सुन एज इससे कुछ चार्ज निकल जाता है और दूसरे में ऐड होता है, तो फिर टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी बनेगी, x प्लस वाई बनेगी, क्योंकि यहां से जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये कंजर्व हो गया। तो टोटल चार्ज सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमेन्स कांस्टेंट व्हाट एवर चेंज टेक प्लेस इन दैट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम थी इसमें ये जो चेंजेस हुए तो फाइनली चार्ज तो उतना ही आ गया। क्लियर है? इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा हुआ। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। Charge on any body always exists in integral multiple of fundamental unit of electric charge। इसका मतलब है अगर हम देखते हैं चार्ज जो होता है वो 1 कूलम, ठीक है, वो उसके बाद 2 कूलम, 3 कूलम ऐसे मिलेगा। ये इंटीग्रल मल्टीपल्स मिलेंगे या किसी इंटीजर नंबर में मिलेंगे, इस तरह से चार्जेस मिलते हैं। लेकिन चार्ज कभी भी आपको 1.5 कूलम चार्ज, मतलब इसमें कोई फ्रैक्शन या डेसिमल जो होता है, या 2.1 कूलम चार्ज, ऐसे चार्जेस नहीं होते। चार्जेस होंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर में या निगेटिव इंटीजर में होंगे, लेकिन वो इंटीग्रल वैल्यू में होंगे। समझ में आ गया? उसके बाद अब चार्ज जो होता है वो हम किस तरह से लिखते हैं, वो हम लिखते हैं प्लस माइनस एन ई से लिखते हैं। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें एन क्या होता है, एन एक इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर होता है मतलब वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इंटीजर होगा इसका मतलब वो 1 2 3 या -1 -2 -3 ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। अब देखिए अगर हमने कोई सैंपल ऑब्जेक्ट लिया है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख सकते हो इनका टोटल चार्ज आप कैसे निकालोगे। आप निकालोगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना जो चार्ज होता है। ऐसे एन चार्जेस का हम उसे मल्टीप्लाई करते हुए टोटल चार्ज निकालेंगे। तो कभी भी किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज कैसा निकलता है, प्लस माइनस एन ई। नंबर ऑफ, ये जो एन है वो इंटीजर है और ई होता है चार्ज ऑन वन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम क्यू को क्वांटाइज कहते हैं, इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जब हमें कोई जो चार्ज की क्वांटिटी है वो इंटीजर में मिलती है तब हम उसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टू लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक जो है अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मान ले ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर कोई एक निगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों में जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है और दोनों चार्जेस निगेटिव है, मतलब ये लाइक चार्जेस हो गए, तो ये जो लाइक चार्जेस होते हैं इनमें आपको हमेशा रिपल्शन दिखेगा। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि चार्जेस में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी और एन ऑपोजिटली चार्ज बॉडी बट इट ऑलवेज रिपेल्स अ सिमिलरली चार्ज बॉडी। मतलब यही कहे, ठीक है, यही यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, स्केलर होता है, ट्रांसफरेबल होता है, कंजर्व होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इंटीजर वैल्यू में एग्जिस्ट करता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन के रूल को फॉलो करता है, इस तरह से। और कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये वेरी इंपॉर्टेंट देखिए कि चार्ज जो होता है विदाउट मास कोई चार्ज नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान ले चार्ज है तो उसको मास होगा ही होगा। विदाउट मास हम देखते हैं विदाउट मास जो चार्जेस होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं पार्टिकल जो होते हैं, फोटोन है या न्यूट्रिनो है, ठीक है, हैव नो रेस्ट मास, कैन नेवर हैव अ चार्ज। अब ये जो है पार्टिकल्स, इसमें हम एक बात देखेंगे कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये इसका उल्टा जो स्टेटमेंट है वो सही हो सकता है। विदाउट मास चार्ज नहीं होगा, लेकिन विदाउट
चार्ज, ठीक है, कोई जो मास है वो एग्जिस्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम, जैसे न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को मास है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है, सही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मास होगा तो विदाउट मास तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, लेकिन विदाउट चार्ज मासेस हो सकते हैं, फोटॉन्स है या न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो का मतलब ही न्यूट्रॉन्स वगैरह है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अब ये देखिए, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब चार्ज की कोई भी स्पीड हो, उसमें किसी भी चेंज आप स्पीड कर दो, रेफरेंस फ्रेम का इसमें कोई पंगा नहीं होता है। जैसे हम मोशन में देखते हैं, मोशन एक रिलेटिव टर्म होती है, वो रेफरेंस फ्रेम पे, टाइम पे डिपेंड करती है, लेकिन चार्ज नहीं करता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज जो होते हैं इनवेरिएंट है या इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ये मैंने आपको अभी बताया था। चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अभी हमने पहली स्लाइड पे देखा था। लेकिन चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चार्जेस, चार्जेस अगर रेस्ट पे होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, यही दे सकते हैं। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब मोशन दो टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके साथ साथ, एंड है ना ये, और नहीं, उसके साथ साथ वो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करके दे सकते हैं, लेकिन ये मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब तीसरी केस क्या बन सकती है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम क्या कहते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन। ओके, अगर वो एक्सिलरेटेड मोशन में हो तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देंगे, देंगे नहीं ऐसा कोई पार्ट नहीं है, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ठीक है, उसी के साथ ऐसे चार्जेस आपको मैग्नेटिक फील्ड भी देंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात होती है, वो एमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन देंगे। रेडिएशन मतलब कुछ रेडिएशन उसमें से बाहर निकलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखी। अब हमारे आज के लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अब मैं ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं इसके बारे में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वही अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब जो हमारा पार्ट है कुलम्स लॉ, आपने देखा है कि ये जो दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2, अगर ये चार्जेस पॉजिटिव हुए निगेटिव हुए तो उनमें, अगर ये लाइक चार्जेस हुए तो इनमें रिपल्शन होगा, ये आपको ऑलरेडी अभी हमने बताया था। अगर ये अनलाइक चार्जेस होंगे, ठीक है, तो इनमें कंपल्सरीली अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये भी आपको पता है, अट्रैक्शन फोर्स भी होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो फोर्स होता है ये फोर्स वेरी करता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब देखिए हम ये जो फोर्स निकालेंगे, ये दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे तभी हम निकालेंगे, ठीक है। जब रेस्ट पे होंगे तो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, वो जिस फोर्स से हम डिनोट करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमें जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक लॉ सेट किया और एक फॉर्मूला दिया, उसी को हम कहते हैं कुलम्स लॉ, ठीक है। तो कुलम्स लॉ हमसे क्या कहता है, देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है कि चार्ज का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा, देखिए, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर यही प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज होगा। इसी को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब मान ले ये एक चार्ज है, ये चार्ज का सेंटर है, ये दूसरा चार्ज है, इनका सेंटर है, और मान ले ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अब दोनों मान ले मैग्नीट्यूड में सेम है, तो हम देखते हैं कि इनके जो सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है आर, यही होता है ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसके स्क्वायर के इनवर्स होता है। स्क्वायर के इनवर्स देखिए, स्क्वायर का इनवर्स है ये, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स घटेगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। इसी को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसलिए हमने इसे यहाँ पे लिखा है। अब इसे आपको देख के अगर हम ये दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखें तो हम देखते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाए तो यहाँ पे हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो होता है K और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं कूलम्स लॉ या इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो चार्जेस है, ये अगर दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों निगेटिव हुए तो इसमें रिपल्शन होगा, तो ये फोर्स रिपल्सिव काइंड का होगा। अगर ये दोनों चार्जेस अनलाइक हुए तो दोनों में अट्रैक्शन होगा और ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इस फॉर्म को, इस फॉर्मूला को आपको देखते हुए ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद आ गया होगा। जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था उसमें हमने देखा था कि वो जो फोर्स होता है वो कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर था। ठीक है, यही था ना? यस सर। इसमें और इसमें अगर आप देखो तो ये दोनों में एनोलॉजी है, दोनों दिखने में एक जैसे, उसे हम एनोलॉजी कहते हैं। लेकिन ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि ये मासेस पे डिपेंड करता है और मास कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए ये जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन कुलम्बिक फोर्स जो है या कुलम्ब्स लॉ से आया हुआ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बोथ, दोनों भी रह सकता है। बोथ ऑफ नेचर्स मतलब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव नेचर का, और ये रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इसे हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। आज के हमारे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। अब हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? फिजिक्स में हम एक्सटेंडेड बॉडी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते क्योंकि उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। अगर हमें किसी पॉइंट को या किसी मास को अच्छी तरह से, चार्ज को स्टडी करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको बहुत छोटा ही मान के चलना पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे अगर पॉइंट चार्जेस है, बहुत छोटे चार्जेस है, तो हम उसी के लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें जो K होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये जो K होता है इसी को कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस होता है, कभी वो फ्री स्पेस होगा। अगर ऐसा यूनिट जो है इसका वैक्यूम में वो है, ये जो के है, ये के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ओके, या इसे हम वैक्यूम भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड? तो के एक ऐसा नंबर होता है, ये कांस्टेंट नंबर होता है, और इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होती है, हम सबको पता है ये वैल्यू कितनी है। के की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इतनी होती है। हम आगे के स्लाइड पे उसे देखेंगे। जब भी हम ये फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में हम इस फॉर्मूला को लिखते थे, लेकिन अगर हमने यही चार्जेस किसी मीडियम में डाल दिए, अब हमने इसे किसी और मीडियम में डाल दिया, अब ये जो Q1 Q2 चार्जेस है ये मान ले किसी मीडियम में है, अब यहाँ पे सिर्फ एयर नहीं है, दूसरा कोई मीडियम है, तो उसके लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो अलग से होगी, फ्री स्पेस नहीं होगा। परमिटिविटी का मतलब क्या है? किसी चार्जेस के फोर्स को परमिट करना,
कि वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। तो ये कौन तय करता है कि दो चार्जेस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? तो वो मीडियम डिसाइड करता है। तो हर एक मीडियम की जो परमिशन देने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं परमिटिविटी। अब ये अगर वैक्यूम में हो तो हम इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर ये और अगर ये किसमें हो, ये कोई अदर मीडियम हो अदर देन एयर या फ्री वैक्यूम, इससे छोड़ के मीडियम हो, तो हम इसी के को लिखते हैं। ये के जो होता है अदर मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब ये जो एप्सिलॉन आर होता है इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि यहाँ पे आप दो अलग अलग मीडियम आ गए, तो एक मीडियम का फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में कितना परमिटिविटी होगा उसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब इसकी वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओके, तो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी होती है 1, ये आपको ध्यान में रखना है। वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम, ओके, वैक्यूम के लिए ये जो परमिटिविटी होती है ये 1 होती है। एयर के लिए वो इक्वल टू 1 या नियरली 1 होती है एयर के लिए। एयर और वैक्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस है, एयर में कुछ गैसेस भी होते हैं, वैक्यूम में कोई भी नहीं होता है। एयर के लिए ये नियरली 1 है, अप्रोक्सीमेटली 1 है, 1 के बहुत करीब, लेकिन हम 1 मान के ही चलते हैं। और अगर मेटल्स होंगे, ठीक है, अब मेटल्स क्या करते हैं, चार्जेस को बहुत अलाउ करते हैं, उनमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए इनकी जो मेटल्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो परमिटिविटी होती है ये 1 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। अब इसके बाद हम, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये आपको याद करनी है, कंपल्सरीली ध्यान में होनी चाहिए, जैसे आप 1 2 3 याद करते हो, एबीसीडी की तरह याद होनी चाहिए। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे आया, इसी फॉर्मूला को आप आगे पीछे करते हुए लिख सकते हो, ठीक है। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर आप के को सेपरेट करोगे तो आप लिखोगे एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1/Q2। तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, और नीचे कुलम इंटू कुलम है, तो कुलम स्क्वायर अगर न्यूमरेटर में आएगा तो कुलम का निगेटिव पावर 2 बनेगा। तो इसी तरह से आपको ये यूनिट मिलता है। ओके, अब हमें अब ये सब आप पढ़ लेना, वीडियो पॉज करते हुए पढ़ लेना और लिख लेना, हमने इसी के बारे में कहा था। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हमें देखनी है, ये के बारे में, जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू द अदर पॉइंट चार्ज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस। यही तो अभी हमने यहाँ पे देखा था। ये अगर हमारे पास कोई दो डिफरेंट चार्जेस है तो इन दोनों के चार्जेस को ये जो फोर्स होगा, सर ये फोर्स कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, नहीं, ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लाइन के अलोंग होता है, जो इन दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन होती है, तो यहीं पे ये फोर्स लाई करता है। तो यही उस पॉइंट में बताया गया है। और equal in magnitude and opposite in direction on two charges irrespective of the medium in which they lie। अब मीडियम कोई भी हो, अगर ये इक्वल चार्जेस होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, यही हमने देखा था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अलोंग अ क्लोज लूप ऑफ एनी शेप इज जीरो। इसके बारे में हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव का मतलब ही वही है कि वर्क डन जीरो, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हुआ वर्क डन जीरो होगा तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। सिंस द फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, मतलब ये दो सेंटर के बीच में लाई करता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम आपने देखा था एम वी आर स्क्वायर है, ठीक है, ये आपने देखा था। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व होता है, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। मान ले हमारे पास अलग अलग पॉइंट चार्जेस है, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो आप देख सकते हो कि मान ले अगर हम किसी
एक चार्ज पे, Q एक चार्ज है, इस चार्ज पे Q1 एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी एक फोर्स लगाएगा, Q3 भी एक फोर्स लगाएगा। मान ले ये सभी पॉजिटिव चार्जेस है और हमारा ये जो पॉइंट चार्ज है वो भी पॉजिटिव नेचर का है, तो ये सब फोर्स कौन से होंगे? रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि सब पॉजिटिव है। तो अब इसकी वजह से इसका इधर रिपल्शन होगा, इसकी वजह से इसका इधर रिपल्शन होगा, इसकी वजह से इसका इधर रिपल्शन होगा। तो ये सभी जो फोर्सेस है, F1 F2 F3, ये सब फोर्सेस है। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो एक चार्ज है, इस पे एक नेट चार्ज आने चाहिए। ये जो F नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? इन सभी फोर्सेस का इन सभी फोर्सेस का वो एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, वेक्टर सम होगी। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी एक चार्ज पे बाकी के चार्जेस के इफेक्ट से जो एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, रिजल्टेंट फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बहुत सारे चार्जेस का एक जो कॉमन इफेक्ट होता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये चार्ज इसकी वजह से इधर जाएगा तो मतलब ये जाएगा कहाँ? वो किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, तो वो डायरेक्शन होती है इन सब की वेक्टर सम। तो वेक्टर को ऐड कैसा करते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंट इस पे दिया गया है। अब एक टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है वेयर द रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एफ नेट है इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हम कहते हैं ये है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब इसके लिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो, बस ये ध्यान में रखना है। जब ये जैसे हमने देखा था कि F1 F2 F3 ये सब ऐड करोगे एक एफ नेट मिलेगा। अब ये सभी तो वेक्टर्स है, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड ले और इनको ऐड करें तो एफ नेट अगर जीरो आ गया तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में वो चार्ज आ गया है। अब आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता चलता है, कि आप बाद में पढ़ लेना। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। मान ले कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है इस शेप में, और ये इस शेप में एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक इस तरह से एक बॉल रखा है। अब ये बॉल, मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। मान ले अगर आप इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगाते हो तो क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट इधर आके गिर जाएगा, नीचे गिरेगा। लेकिन ये फोर्स जब आप देके निकाल लोगे, रिमूव करोगे, तो ये ऑब्जेक्ट वापस तो ऊपर नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। अगर फोर्स आप इधर से लगाते हो तो ये ऑब्जेक्ट इधर गिरेगा, लेकिन ये वापस ऑटोमेटिकली ऊपर तो नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप एक फोर्स लगाते हो तो ये अपने इस पोजीशन में फिर से वापस नहीं आ सकता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को, अभी तो इक्विलिब्रियम में था ना, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये वापस नहीं आने वाला इक्विलिब्रियम है, तो इसलिए हम इसे अनस्टेबल कहते हैं। देखिए, चार्ज हैज नो टेंडेंसी टू रिटर्न टू द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इस पे ये वापस नहीं आ सकता है, इसलिए हम इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट जीरो, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अनस्टेबल है। एफ नेट जीरो हो सकता है, सॉरी, लेकिन वो अनस्टेबल है, वो अपने इक्विलिब्रियम की पहली पोजीशन को एक्वायर नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, अगर आप इधर से फोर्स लगाते हो तो ये ऊपर जाएगा, वापिस नीचे आके यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि देखिए ये स्लोप है, तो इधर से एक फोर्स वापिस यहाँ पे डेवलप होगा। अगर आप इधर से फोर्स लगाते हो तो ये ऊपर जाएगा, और फोर्स निकालते ही, रिमूव करते ही ये नीचे वापस आएगा। मतलब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से एक्वायर कर सकता है। तो ये इसकी टेंडेंसी क्या है? टू गेट बैक द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसीलिए हम इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ये अनस्टेबल है, ये नीचे गिर सकता है, लेकिन ये वापिस आके यहाँ पे बैठ सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम दो टाइप के होंगे, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो कुलोम्स लॉ जो होता है इन वेक्टर फॉर्म हम देखते हैं। अब कुलोम एक फोर्स है, ओके, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम जो फॉर्मूला लिखते थे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए मैं क्या बता रहा हूँ। ये क्या है? ये है फोर्स मैग्नीट्यूड, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने ये फॉर्मूला से सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा है।
इसलिए हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए, इसलिए कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टोरियली भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मान ले हमारे पास दो चार्जेस है, इधर है Q1 और इधर Q2। ये Q2 है और ये Q1 चार्ज है। इन दोनों को जोड़ने वाली ये लाइन है। अब हम देखते हैं, मान ले कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। तो क्या होगा, ये इसे रिपेल करेगा। अब इसका रिपल्शन मान ले ये पॉजिटिव चार्ज इससे बड़ा है तो ये इसे ज्यादा रिपेल करेगा। तो इससे ये जो रिपल्शन है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये फोर्स इसे इधर रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। अब ये भी इधर करेगा और रिजल्टेंट कुछ फोर्स हमें मिलेगा, उसका डायरेक्शन मिलेगा। इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है। मतलब यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है हमें मिली है, एक वेक्टर है, ठीक है नहीं, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, कितना दूर उसे वो भेजता है, तो ये एक वेक्टर बताएगा। और हमें पता है कि कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इंटू उनकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, तो हम एक काम करेंगे, इस फॉर्मूला में इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। अब थोड़ा आप ध्यान में देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड है हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब तो ये होगा आर इंटू आर कैप, आर इंटू आर कैप। अब देखिए मैं इसी फोर्स को लिखता हूं के Q1 Q2। अब देखिए मैं नीचे लिखता हूं आर क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर था, ध्यान से देखना है, और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं आर वेक्टर से। अब ये आर वेक्टर तो यही है फोर्स की डायरेक्शन देने वाला वेक्टर। अब आप कहोगे यहाँ तो आर स्क्वायर था, यहाँ तो आर क्यूब है, नहीं, लेकिन सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने किसी वेक्टर से इसे मल्टीप्लाई नहीं किया था। यहाँ तक तो हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था। अब आप इसे थोड़ा सा इस तरह से देखना सीखिए, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, मैं इसे आर क्यूब लिखूंगा और आर को मैं क्या लिखूंगा, इस तरह से। अब देखिए आप, तो ये बनेगा आर इंटू आर कैप, तो इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो अब देखिए ये तो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना, आर कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो इस आर से ये आर क्यूब डिवाइड होके बनेगा आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बनेगी 1। ये सिर्फ डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। तो मुझे बताइए, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखते हो तो ये फॉर्मूला फिर क्या बन गया, के Q1 Q2, ठीक है, नीचे बन गया आर स्क्वायर और ये बन गया आर कैप, जो कि एक्चुअली 1 है। हम इसको 1 से रिप्लेस कर दे तो वापिस आपको यही फॉर्म मिल गया ना, यही फॉर्म मिल गया। इसलिए हम क्या करते हैं, ये होता है मैग्नीट्यूड और ये होता है पूरा फोर्स एज अ वेक्टर। तो अगर आपको कोई कहे, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आपको ये लिखना है तो कुलोम्ब्स लॉ में हम कुलोम्बिक फोर्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलोम्ब्स लॉ। तो ये मैग्नीट्यूड होता है और ये वेक्टर फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर में हमने इतने ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ सवाल करेंगे, जितना टॉपिक हमने पढ़ा है आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, फिर इसके हम सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लिंक शेयर करना। थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए मैंने नियरली 45 मिनट का ये वीडियो बनाया है और आपके लिए पूरी बातें डिटेल में बताई है। ये सब रिवाइज करना है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको खुद से नोटबुक लेके बैठना है और खुद से ट्राई करना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।